हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट नॉन मेडिकल जो कि 26/8/2020 को लिया गया था। तो अभी हम उसका केमिस्ट्री वाला सेक्शन जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके बाद हम मैथ्स और फिज़िक्स का सेक्शन भी सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल हम केमिस्ट्री का सेक्शन सॉल्व करें। तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो डी सीरीज़ का है। तो डी सीरीज़ की केमिस्ट्री का सेक्शन हम सॉल्व करने वाले हैं। बाकी सीरीज़ वाले क्वेश्चन मिला के देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन 31 था वो था कि द आयन दैट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO इज, कहते हैं कि कौन सा आयन CO के साथ समविभ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CN नेगेटिव, क्योंकि CN नेगेटिव में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और CO में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है वो था द बॉन्ड एंगल ऑफ BF3 इज, कि BF3 का बंध कोण क्या है। हमारे पास ऑप्शन थे 90 डिग्रीज, B 107 डिग्रीज, C 120 डिग्रीज, D था हमारे पास 180 डिग्रीज। तो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल BF3 का होता है वो होता है 120 डिग्री, क्योंकि BF3 में जो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द लीनियर मॉलिक्यूल। हमने बताना था कि इनमें से किसका मॉलिक्यूल लीनियर मॉलिक्यूल है। तो इसमें ऑप्शंस थे हमारे पास H2O, NH3, SO2, CO2। तो हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री किसकी बनती है यहाँ पे। तो हमारे पास जो लीनियर ज्योमेट्री बनती है वो बनती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, जबकि हमारे पास SO2 का जो एंगल बनता है वो बनता है बैंड B शेप्ड एंगल बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास CO2 D, 33 का D। उसके बाद नेक्स्ट 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। इनमें से कौन सा कार्बनिक अम्ल नहीं है। हमारे पास ऑप्शन थे, ए था टार्ट्रिक एसिड, बी था ऑक्सैलिक एसिड, सी था एस्कॉर्बिक एसिड एंड डी था नाइट्रिक एसिड। जो हमारे पास कार्बनिक एसिड नहीं है वो है नाइट्रिक एसिड, यानी कि इसका 34th का आंसर होगा डी, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, हीमोग्लोबिन इज, कि हीमोग्लोबिन क्या है। हमारे पास ऑप्शन थे, ए था कार्बोहाइड्रेट, बी था प्रोटीन, सी है फैट और डी है न्यूक्लियर एसिड। जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है हमारे पास प्रोटीन और ये पाया जाता है रेड ब्लड सेल में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 35 का बी, प्रोटीन। मूव टू 36 क्वेश्चन था कि टिपिकल एलिमेंट बिलोंग्स टू द, जो टिपिकल एलिमेंट होते हैं विशिष्ट तत्व वो किससे संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन थे हमारे पास फर्स्ट पीरियड से, बी था सेकंड पीरियड से, सी था थर्ड पीरियड से, डी था फोर्थ पीरियड से। तो हमारे पास जो टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं वो संबंध रखते हैं थर्ड पीरियड से और वो होते हैं हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो हमारे पास 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, थर्ड पीरियड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, द रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच की रासायनिक क्रिया को का क्या नाम है। तो हमारे पास ऑप्शंस थे, ए था हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, बी था एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, सी था हमारे पास अमोनोलाइसिस रिएक्शन और डी था हमारे पास हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, यानी कि जो 37th क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा बी, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 38, इन एक्वा रेजिया HNO3 एंड HCl आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ। जो एक्वा सोल्यूशन होता है हमारे पास उसमें जो हमारा HNO3 और HCl के बीच का रेशियो कितना होता है।
हमारे पास ऑप्शन है ए 1:1, बी 1:2, सी 2:2 एंड डी 1:3। तो हमारे पास जो 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी 1:3। जो एक्वा रिजिया सोल्यूशन में HNO3 और HCl का रेशियो होता है वो होता है 1:3। इसमें जो है 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है और 3 पार्ट होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द मास ऑफ 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम इज। जो हीलियम परमाणु का एक एवोगैड्रो नंबर का भार वो कितना होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है 1.00 ग्राम, बी 4.00 ग्राम, सी 8.00 ग्राम एंड डी 4 × 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 ग्राम। तो जो 1 हीलियम एटम का एवोगैड्रो नंबर का मास होता है वो होता है 1.00 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ए 1.00 ग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, फास्फोरस इज केप्ट इन। कहते हैं कि फास्फोरस को किस में रखा जाता है? हमारे पास ऑप्शन थे, ए था कोल्ड वाटर में, बी था अमोनिया में, सी था केरोसिन में, डी एल्कोहल में। तो फास्फोरस को जो रखा जाता है कोल्ड वाटर में, क्योंकि फास्फोरस क्या है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो इसलिए इसको किस में रखा जाता है? कोल्ड वाटर में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए कोल्ड वाटर। तो उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। रक्त के जमाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ए विटामिन के, बी है विटामिन सी है विटामिन ए, डी ऑप्शन है विटामिन B1। जो ब्लड की कोगुलेशन के लिए ज़रूरी विटामिन होता है वो होता है विटामिन के। तो हमारा जो 41 का आंसर होगा वो होगा ए विटामिन के। नेक्स्ट मूव टू 42 क्वेश्चन में कहते हैं कि द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और इज। सल्फाइड अयस्क के परीक्षीकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया कार्यरत है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ए फोर्थ फ्लोटेशन, बी है रस्टिंग, सी है इलेक्ट्रोलिसिस और डी है क्लेरिनेशन। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ए फोर्थ फ्लोटेशन। जो हमारे पास प्रोसेस होती है कंसंट्रेट करने के लिए सल्फाइड और के लिए उसको बोलते हैं फोर्थ फ्लोटेशन। तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो 43 क्वेश्चन कहते हैं कि पानी की स्थायी कठोरता किसके कारण है? तो इसमें ऑप्शन ए था हमारे पास, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बी ऑप्शन था क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, ऑप्शन सी है हमारे पास बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, डी है हमारे पास बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और जो हमारे पास इसका आंसर होगा वो होना चाहिए था कुछ इस तरह से, जो हमारे पास वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है वो होती है हमारे पास क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड बायोकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से। जो कि यहाँ पे थोड़ा सा आंसर जो ऑप्शन है इसके अटपटे से दिए गए, इसका आंसर ए भी हो सकता है, क्योंकि जो वाटर की हार्डनेस होती है वो क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से भी होती है, और डी ऑप्शन भी हो सकता है क्योंकि बायोकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से भी वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है। तो इसमें ए या डी दोनों सही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44, 3 एलिमेंट्स बी एस आई एंड जी ई आर। जो हमारे पास बी एस आई जी बोरॉन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है वो क्या है? ऑप्शन ए है हमारे पास मेटल्स है, ऑप्शन बी है हमारे पास नॉन मेटल्स है, ऑप्शन सी है हमारे पास कि ये मेटलॉइड्स है, ऑप्शन डी है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स रिस्पेक्टिवली।
जो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेटलॉइड्स। जो हमारे पास ब्रॉन्ज, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, ये तीनों के तीनों क्या है, मेटलॉइड्स है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, मेटलॉइड्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। ए कैटलिस्ट इज, कैटलिस्ट जो उत्प्रेरक है वो क्या होता है? ए है हमारे पास कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, बी है हमारे पास प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन, सी है नॉट इफेक्टेड इन रिएक्शन, और डी है अंडरगोज केमिकल चेंज। तो कैटलिस्ट जो है क्या काम करता है रिएक्शन के अंदर, वो क्या करता है कि नॉट इफेक्टेड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, अंडरगोज केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन से गुजरता है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। कैटलिस्ट क्या होता है कि अंडरगोज केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन से गुजरता है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। कहते हैं कि फिनोल पैथिलीन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर एंड इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली आर। जो फिनोल पैथिलीन है उसका कलर एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन में क्या क्या होगा? तो हमारे पास ऑप्शन ए था रेड एंड ब्लू, ऑप्शन बी था ब्लू एंड रेड, ऑप्शन सी पिंक एंड कलरलेस, ऑप्शन डी कलरलेस एंड पिंक। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा, जो फिनोल पैथिलीन होता है वो एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होता है, और जो हमारा बेसिक सोल्यूशन होता है उसमें पिंक होता है। तो इसका 46 का करेक्ट आंसर होगा डी, कलरलेस एंड पिंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47। टू आइसोटोनिक सोल्यूशन विल हैव सेम, जो दो आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा उनमें सेम क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन ए है वेपर प्रेशर, ऑप्शन बी है बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन सी है फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन डी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें जो है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। मॉडर्न पीरियडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, जो हमारे पास आधुनिक आवर्त नियम है वो किस पर आधारित है? हमारे पास ऑप्शन है ए है एटॉमिक साइज, बी है एटॉमिक मास, सी है एटॉमिक नंबर, डी है एटॉमिक रेडियस। जो हमारे पास मॉडर्न पीरियडिक लॉ है वो बेस्ड है हमारे पास सी, एटॉमिक नंबर के। तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर वाई, जो समुद्र का पानी है उसको ताज़े पानी में परिवर्तित किया जा सकता है, किस विधि द्वारा? तो हमारे पास ऑप्शन ए है ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी है सेडिमेंटेशन, ऑप्शन सी है डिफ्यूज़न, ऑप्शन डी है रिवर्स ऑस्मोसिस। जो सी वाटर है उसको जो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मेथड होता है वो होता है डिस्टिलेशन मेथड, और उसमें एक और मेथड होता है वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। Which of the following among the alkali metals is most reactive? जो हमारे पास मेटल्स यहाँ पे दिए हैं इनमें से कौन सा अल्कली मेटल सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है? तो हमारे पास जो मेटल दिए हैं वो ए दिया गया है सोडियम, बी दिया गया है पोटेशियम, सी रुबिडियम एंड सी एस। तो हमारे पास जो 50 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सोडियम, एन ए, सोडियम। Move to question number 51. Which law of thermodynamics introduces the concept of entropy? जो concept of entropy है वो कौन सा थर्मोडायनामिक्स का लॉ देता है? ऑप्शन ए है फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी है जीरोथ लॉ, ऑप्शन सी है थर्ड लॉ, ऑप्शन डी है सेकंड लॉ।
जो 51 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, सेकंड लॉ। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो देता है हमारे को कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन with mass number 35 and 37 exist in the ratio। तो ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 3:1, ऑप्शन डी है 3:4। तो इनका जो रेशो होगा 52 का वो होगा ऑप्शन सी 3:1। जो हमारे पास क्लोरीन के आइसोटोप्स हो गए एटॉमिक नंबर 35 एंड 37, उनके बीच का रेशो होगा 3:1। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 3:1। क्वेश्चन नंबर 53, which of the following metals form an amalgam with other metal। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिश्रण बनाती है। हमारे पास ऑप्शन ए है लेड, ऑप्शन बी है टिन, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है मर्क्यूरी। तो हमारे पास 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी सबसे ज़्यादा धातुओं के साथ मिश्रण बनाती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky the solution contains। यदि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलय में क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है ए NaCl, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है LiCl, ऑप्शन डी है KCl। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा BHCl। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम जो है क्रश्ड एग शेल के साथ मिक्स करेंगे तो वो क्या कर देगा, लाइम वाटर को मिल्की कर लेगा। तो हमारे पास 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंडेड विद द फंक्शनल ग्रुप। जो ब्यूटेनॉन एक चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ऑप्शन ए है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन बी है एल्डिहाइड, ऑप्शन सी है कीटोन, ऑप्शन डी है अल्कोहल। जो क्वेश्चन नंबर 55 होगा उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज रोडेंटिसाइड। जो रोडेंटिसाइड है वो क्या चीज़ होती है। ऑप्शन ए है ए मेडिसिन टू किल वर्म्स, बी है ए मेडिसिन टू किल एनिमल्स, सी है ए लुब्रिकेंट और डी है ए पेस्टिसाइड। जो हमारे पास रोडेंटिसाइड होती है वो यूज़ होती है चूहे मारने की दवा में। तो जो रोडेंटिसाइड होती है वो चूहे मारने की दवा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी ए मेडिसिन टू किल एनिमल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, द इन्वेंटर ऑफ द एटॉमिक थ्योरी इज। जो एटॉमिक थ्योरी आणविक सिद्धांत है उसका आविष्कार किसने किया है। ऑप्शन ए है हमारे पास रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी है अल्बर्ट आइंस्टाइन। जो हमारे पास मॉडर्न थ्योरी थी वो दी गई थी जॉन डाल्टन के द्वारा। तो 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, which of the following is estimated by the radiocarbon dating। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किससे अनुमानित लगाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, बी एज ऑफ द फजल्स, सी डिजीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, डी प्योरिटी ऑफ द मेटल। जो हमारे पास रेडियो कार्बन डेटिंग है वो यूज़ होती है जीवाश्मों की आयु को मेजर करने के लिए। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा 58 का वो होगा ऑप्शन बी एज ऑफ द फॉसिल्स। क्वेश्चन नंबर 59, कहते हैं कि द हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इन एनी सॉल्यूशन इज
10⁻⁴ m the concentration of हाइड्रोक्साइल आयंस इन इट वुड बी। तो ये 59 जो क्वेश्चन है इसका कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो ये क्वेश्चन मैं फिलहाल रहने दे रहा हूँ, बाद में इसको मैं बताऊँगा। तो हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 जो केमिस्ट्री सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। वो बोलते हैं कि द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। जो रेडियो एक्टिविटी की फिनोमिना है वो घटना उसको किसने खोजा था। तो हमारे पास ऑप्शन ए है हेनरी बैकरेल, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है पियरे क्वेरी एंड ऑप्शन डी है मैडम क्यूरी। जो हमारे पास फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी है उसका जो इन्वेंट किया था वो किया था हेनरी बैकरेल ने। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो ये था हमारे पास केमिस्ट्री का सेक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का सेक्शन, जिसकी वीडियो में भेजने वाला हूँ थोड़ी देर में।